ईरान के पास कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा को अपने को डिफेंड करे और इसराइल के ऊपर भी आक्रमण करे। कितना भी ताकतवर मुल्क वो क्यों नहीं हो, ये अधिकार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इस प्रकार की हरकत करे। हम शुरू से मानते रहे कि ये गलत संधि है जो ताकतवर देशों को और ताकत देती है और कमज़ोर देशों को और कमज़ोर बनाती है। ईरान और इजराइल के बीच में लड़ाई जो है वो अब लंबी खिंचती हुई जा रही है। अमेरिका ने जो एक दिन पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के ऊपर अटैक किया था, उसके कारण उसे काफ़ी नुकसान हुआ है। जब हम बात कर रहे हैं तब तेहरान में काफ़ी एक्सप्लोजन्स जो हैं वो भी सुनाई पड़ रहे हैं। दोनों देश दावा कर रहे हैं कि उन्होंने दूसरे को काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। क्या वहाँ पर चल रहा है और क्या न्यूएंसेस हैं इस जो वॉर है या फिर कहें जो ये युद्ध चल रहा है उसके लिए? हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर यशवंत सिन्हा साहब। सर नमस्कार। यशवंत सिन्हा साहब पहले 24 साल से ज़्यादा वो एक आईएएस ऑफिसर रहे थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में से जुड़े रहे थे। उसके बाद वो पॉलिटिक्स से जुड़े रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे। तो दोनों का जो एक मुद्दा है वो हम उनसे पूछ सकते हैं। सर, अमेरिका जो ये युद्ध ज्वाइन किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ कि अमेरिका भी इस जंग में कूद गया। इसराइल ने इसको बढ़ा दिया था जब उन्होंने ईरान के ऊपर आक्रमण किया। उनका अपना झगड़ा चल रहा था पैलेस्टाइन के साथ, तो उसको उन्होंने एक्सटेंड कर दिया और एक तरह से ईरान को इसमें घसीट कर वो ले आए। ईरान के पास कोई विकल्प नहीं था इसके अलावा को अपने को डिफेंड करे और इसराइल के ऊपर भी आक्रमण करे। लेकिन अमेरिका का इसमें कूदना और ईरान के न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उन पर उनको तबाह करना, मैं मानता हूँ कि बहुत ही गलत है। और किसी एक मुल्क को कितना भी ताकतवर मुल्क वो क्यों नहीं हो, ये अधिकार नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो इस प्रकार की हरकत करे, क्योंकि जो नियमों के आधार के पर चलने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनी थी दूसरे विश्व युद्ध के बाद, वो ख़त्म होती नज़र आ रही है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि लॉ ऑफ जंगल राज है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ताकतवर देश जो हैं वो अपने से कमज़ोर देशों को दबाने का काम करेंगे और केवल मीटिंग्स में नहीं बल्कि बैटलफील्ड में भी जाकर कुछ भी करने की कोशिश कर सकते हैं। ये मैं मानता हूँ कि पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही खतरनाक और दूरगामी प्रभाव रखने वाला ये घटना है, और इसके ऊपर तुरंत काबू नहीं पाया जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को काफ़ी नुकसान होगा इससे। सर, जिस तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है उसमें कुछ नियम कायदे कानून हैं, तो इन सब का उल्लंघन किया है अमेरिका ने। आप इसके बारे में क्या बोलो? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि अमेरिका ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया और अंतर्राष्ट्रीय जो नियम कानून कायदे हैं उसकी कोई भी परवाह उसने नहीं की। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक आप जानती हैं कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, वियना में स्थापित है, ऑस्ट्रिया में, और उसका काम है कि दुनिया भर के देशों के ऊपर नज़र रखे कि परमाणु क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है। एक परमाणु अप्रसार संधि भी है, हमने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि हम शुरू से मानते रहे कि ये गलत संधि है जो ताकतवर देशों को और ताकत देती है और कमज़ोर देशों को और कमज़ोर बनाती है। लेकिन ईरान ने उस पर हस्ताक्षर किया हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु जो ये एजेंसी है उसके नियंत्रण में ईरान है। तो जो कुछ करना था वो वहाँ से शुरू होना चाहिए था। उस एजेंसी के द्वारा दुनिया को बताना चाहिए था कि भाई ईरान जो है वो परमाणु बम बना रहा है। ये अधिकार एक देश अमेरिका को किसने दिया कि वो जाकर वहाँ उनके परमाणु ठिकानों पर आक्रमण करे और उनको तहस नहस कर दे? अमेरिका के जो खुफिया एजेंसी की हेड हैं तुलसी गबार्ड, उन्होंने स्वयं कहा कि ईरान
न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब नहीं है। और ये के लोगों ने भी यही कहा, सब लोग ये लगातार कहते रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं विदेश मंत्री था तो मैं तेहरान गया था, और उस समय जो ईरान के सर्वोच्च शासक थे उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उस समय भी ये मामला बहुत गर्म था कि क्या ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, परमाणु हथियार बना रहा है। और मुझे याद है कि उन्होंने मुझसे कहा था जब ये विषय आया कि वो मानते हैं कि ये इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है कि इस्लामिक देश परमाणु अस्त्र बनाए। तो अभी कोई इस तरह की बात नहीं थी जिससे पता चले कि ईरान उल्लंघन कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है। लेकिन अब अमेरिका तो अमेरिका है और ट्रम्प साहब हैं, तो वो तो किसी की बात मानते नहीं हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी नहीं मानते हैं, और जो मर्जी में आए करते जा रहे हैं। रेजिम चेंज की बात भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है और इजराइल भी कर रहा है। आपको क्या लगता है इजराइल में रेजिम चेंज होना चाहिए? नहीं, ईरान में रेजिम चेंज मुझे लगता है कि इजराइल में रेजिम चेंज होना चाहिए। बहुत लोगों का मानना है कि नेतन्याहू ने ये जंग इसलिए छड़ी क्योंकि उनका स्वयं का पोजीशन वहाँ गड़बड़ा रहा था, तो अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए उन्होंने ये चाल चली। लेकिन फिर मैं यही दोहराऊंगा कि रेजिम चेंज करने का अधिकार किसने किसको दिया है? क्या हम ताकतवर हैं तो हमारा ये अधिकार है कि हम जहाँ चाहें वहाँ रेजिम चेंज कर दें? हमारे अपने देश में अगर मान लीजिए कि भगवान न करे, लेकिन अगर कोई ताकत कहे, चीन कल को खाना शुरू करे कि हम भारत में रेजिम चेंज चाहते हैं, तो हम लोग सब एकजुट होकर कहेंगे कि नहीं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे हम बर्बान सरकार को लाइक करें या ना लाइक करें, विदेशी किसी ताकत का हस्तक्षेप इसमें नहीं होना चाहिए। इसलिए रेजिम चेंज की ये सारी बात जो है वो गलत है। अमेरिका ने इसको ट्राई किया था कई जगह, जिसमें अभी हम जानते हैं कि उन्होंने सद्दाम हुसैन को गिराकर इराक में रेजिम चेंज किया, उसके अपने बहुत सारे दुष्परिणाम हुए। अगर ईरान में वो ऐसा करना चाहते हैं तो उनको जब्त करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए अपने को, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, खासकर आज के जो ताकतवर देश हैं चीन और रूस, उनको ओपनली सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय हित में नहीं है कि ईरान में रेजिम से, जो खास करके जब आज की जो ईरानी रेजिम है उसके पीछे ईरान की जनता खड़ी है। वो अनपॉपुलर रेजिम नहीं है, वो लोकप्रिय रेजिम है। सर, भारत का जो स्टैंड है वो डिप्लोमेटिकली कहाँ पर है? हम किधर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं? हालांकि भारत सरकार ये कह रही है कि हमने एक न्यूट्रल स्टैंड लिया है। मैं मानता हूँ कि जो हमारी परंपरागत नीति रही है मिडिल ईस्ट के सवालों को लेकर, और ख़ास करके इजराइल और अरब देशों के सवाल को लेकर, उस नीति से हम भटक गए। मुझे साफ लगता है, हम माने या ना माने इस बात को, कि हम न्यूट्रल नहीं हैं। भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी नज़र आ रही है, इस अमेरिका के साथ खड़ी नज़र आ रही है, और जिस तरह मुखर होकर हमको बोलना चाहिए था और अमेरिका की भर्त्सना करनी चाहिए थी ईरान के ऊपर हमला करने के लिए, वो कहाँ गया हमें। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुनीर साहब तो वाइट हाउस गए थे, उन्होंने लंच किया, लेकिन बाहर आकर अब वो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो हमले किए हैं इजराइल ने वो गलत किए हैं। तो वो क्या आपको लगता है कि वो ज़्यादा बैलेंसिंग एक्ट लेके चल रहे हैं? नहीं, देखिए, मुनीर को तो उन्होंने, ट्रम्प साहब ने उनको जो इज्जत दी, मुझे नहीं लगता है कि किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने कभी किसी सेनाध्यक्ष को किसी देश के वो सम्मान दिया जो मुनीर को ट्रम्प साहब ने दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत दिखाई, और आज वो ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जबकि खुद वो कह चुके थे कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, तो उससे बदल गए। लेकिन छोड़िए पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है, हम जानते हैं वो किस तरह पलटते हैं, किस तरह बदलते हैं। लेकिन भारत का अपना एक स्थान है, और उस अंतर्राष्ट्रीय स्थान को ध्यान में रखते हुए हमको निश्चित रूप से सही और गलत के बीच में फैसला करना चाहिए और सही के साथ खड़ा होना चाहिए। सर, आप वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, इस जो ये क्राइसिस चल रहा है मिडिल ईस्ट में, आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा इकोनॉमिकली भारत के ऊपर?
देखिए, 2-3 चीज़ें इसमें साफ दिख रही हैं। नंबर एक कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, उसका व्यापक असर पड़ता है हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर, क्योंकि हम 80% से ऊपर कच्चे तेल का आयात करते हैं अपने देश के लिए। ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ जाता है जब डीजल पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, और उसका असर पड़ता है फिर एक कैस्केडिंग इफेक्ट जिसको कहते हैं, व्यापक असर पड़ना शुरू हो जाता है अर्थव्यवस्था के ऊपर, हमारे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर। हालांकि हमारे पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज है, फिर भी उसमें कमी आएगी क्योंकि कच्चे तेल की कीमत बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट बढ़ रहा है, कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी। तो इन सब को देखते हुए हमारे देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर इसका गलत प्रभाव ही पड़ेगा, इससे कोई लाभ हमको नहीं होने वाला है। कॉमन मैन की ज़िंदगी पे क्या असर पड़े? बढ़ती कीमतें जो हैं वो कॉमन मैन के ऊपर तुरंत असर डालेगी, और मैं आशा करता हूँ कि सरकार ने अपनी नीतियाँ तैयार करी होंगी, लेकिन इस पूरे प्रकरण का, इस झड़प का, इस कॉन्फ्लिक्ट का भारत जैसे देश के ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है दूसरे देशों की तुलना में। सर, वहाँ पे काफ़ी भारतीय भी रहते हैं, मिडिल ईस्ट में बहुत लोग रहते हैं, कई लोग वापस भी आ रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी वहाँ पर भी हैं। इसका जो एक ह्यूमन टच है, उसमें भी कुछ मतलब असर पड़ेगा इस क्राइसिस का? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग ईरान में काम करते हैं, इजराइल में काम करते हैं, और पूरे मिडिल ईस्ट में काम करते हैं। तो ये दोनों देश तो अनसेटल हो गए। पूरा मिडिल ईस्ट अगर अनसेटल होता है तो उसका परिणाम ये होगा कि वहाँ जो वो कुछ नौकरी पेशा में लगे हुए हैं, कामकाज में लगे हुए हैं, वो लौटने के लिए मजबूर होंगे, तो हमारे देश के ऊपर एक भार बढ़ेगा। दूसरा, वहाँ से भारी मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंसेस भेजते हैं, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ने में सहायता करता है, तो उसके ऊपर उसका असर पड़ेगा। तीसरा, कि उनको देश में वापस लाने के लिए हमको इंतज़ाम करना पड़ेगा, वो भी एक कॉस्ट के ऊपर होगा। और जाहिर है कि कॉन्फ्लिक्ट के मुल्क में जो लोग फंसे हैं उनको वापस लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। हमने पूर्व में भी ये काम किया है, आज भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब बड़े पैमाने पर करना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल, ये जो मिडिल ईस्ट में जो एक वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक शिफ्ट हो रहा है, कई लोग इस तरह की भविष्यवाणी कर रहे थे कि अब ईरान जो है ख़त्म हो जाए, कई कह रहे थे इजराइल अगले कुछ सालों में ख़त्म हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? आपने भी काफ़ी मतलब सरकार में काम किया है, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी आपने काम किया है। देखिए, कोई देश मिट नहीं सकता है, नए देश बन सकते हैं, लेकिन कोई पुराना देश मिट नहीं सकता है। और ईरान तो बहुत बड़ा देश है, बहुत पुरानी सभ्यता है। किसी के द्वारा ये सोचना कि ईरान को या तो वो दबा देंगे या धरती से मिटा देंगे, वो एक सपना के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। जहाँ तक इजराइल का सवाल है, तो इजराइल के पीछे सारी पश्चिमी देशों की ताकत लगी है। इजराइल की अपनी ताकत है, लेकिन वो दंभ किस पर भरता है? वो दंभ भरता है अमेरिका के बैकिंग के ऊपर। तो इसलिए इजराइल को भी मिटाना संभव नहीं होगा। ये दोनों देश बने रहेंगे, अरब देश भी बने रहेंगे, पैलेस्टाइन भी बना रहेगा, और अंततः मुझे तो लगता है कि जो 75-80 वर्षों से एक सोच चली आ रही है कि इजराइल बनाने को तो बना दिया हमने, एक अरब भूखंड था, उसमें हमने कहा कि ये जूस का होमलैंड होगा, और इजराइल बन गया। लेकिन इजराइल को अपने सीमा के भीतर शांतिपूर्ण रहना सीखना पड़ेगा, ताकि बगल के जो पास पड़ोस के अरब देश हैं उसके ऊपर अत्याचार नहीं हो। हम तो यहाँ बैठे हैं आराम से, ठीक है ना, भारत के भीतर 50,000 से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए हैं गाज़ा पट्टी में, 50,000 से ज़्यादा, अधिकांश संख्या उसमें बच्चों और महिलाओं की। क्या हमको विचलित नहीं होना चाहिए एक देश के नाते? किसी ने इजराइल को कहा कि भाई क्या कर रहे हो, क्यों तुम मार रहे हो पैलेस्टीनियंस को? लेकिन पूरी दुनिया खामोश रही, किसी ने कुछ नहीं कहा, भारत ने भी कुछ नहीं कहा, आज भी हम कुछ नहीं कह रहे हैं।
आखिरी सवाल सर, ये अमेरिका अब कह रहा है कि हमने जो काम करना था वो कर लिया, अब हम चाहते हैं कि जो शांति प्रक्रिया की जो एक बातचीत थी वो दोबारा से शुरू की जानी चाहिए। आपको क्या लगता है कि अमेरिका ये पहल कर सकता है, इज़राइल कर सकता है, या किस देश को ये पहल कर देखिए, दोनों पार्टी हैं टू द डिस्प्यूट। जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें ये पार्टी है ना, तो एक पार्टी कैसे कह सकती है कि हमने तय कर लिया हमको जो करना था। ये काम करना चाहिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, तत्काल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलानी चाहिए, वहाँ पर इसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसमें रूस, चीन जैसे देश और ये सारी जो यूरोपियन ताकतें हैं उनको इसमें बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। और जो लोग आज आमने सामने खड़े हैं एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे हैं उनको शांति का पाठ पढ़ाना चाहिए और शांति स्थापित करने के लिए उनको पूरा प्रयास करना चाहिए। अमेरिका की भूमिका एक वॉरिंग नेशन की है, लड़ाई में जो खुद इन्वॉल्व है, अमेरिका ये रोल नहीं प्ले कर सकता। थैंक यू सो मच सर, समझाने के लिए हमें डायनेमिक्स के मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है। थैंक यू।